जाना, अपने दुश्मन से मिलने जाना है। आप सुन रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे दो दिलों की कहानी, माय कॉन्ट्रैक्ट वाइफ, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। जरूरी है जाना, अपने दुश्मन से मिलने जाना है। आखिर पता तो चले कि मेरा ये गुमनाम दुश्मन है कौन। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, लेकिन अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, हम भी आपके साथ चलें? रागिनी ने धीरे से पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना। आरव ने रागिनी को घूरते हुए कहा और फिर वो किसी तरह से कमरे से निकलकर बाहर खड़ी हुई गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई। गाड़ी अभी पुलिस स्टेशन के मेन गेट से होते हुए भीतर घुसी रही थी कि आरव को वहां पर काफी भीड़ दिखाई पड़ी। आरव ने ड्राइवर को गाड़ी एक साइड में लगाने का इशारा किया और फिर जैसे ही गाड़ी रुकी, आरव ड्राइवर से बोला, अंदर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करो कि मैं ट्रक ड्राइवर से मिलने के लिए आया हूँ। जी साहब। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से उतरकर पुलिस स्टेशन के भीतर गया, लेकिन अगले महज 5 मिनट के भीतर ही वो वापस लौट कर आ गया। इस समय उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी घबराहट की लकीरें दिखाई पड़ रही थी। क्या हुआ? आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए ड्राइवर से सवाल किया। साहब, वो भीतर ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है, इसलिए यहाँ इतनी भीड़ भी लगी हुई है। ड्राइवर ने आरव की ओर देखते हुए जवाब दिया। ये सुनकर आरव शॉक्ड रह गया और वो तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। ड्राइवर भागता हुआ आरव के पास पहुंचा और फिर उसे सहारा देते हुए उसके साथ चलने लगा। पुलिस स्टेशन के भीतर पहुंचकर आरव ने देखा कि वहां पर ट्रक ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। उसे पुलिस वाले चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। कैसे डेथ हुई इसकी? आरव ने वहां पर खड़े पुलिस वाले की तरफ देखते हुए सवाल किया। पुलिस वालों को भी आरव को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। सुसाइड कर लिया इसने, जहर खाया है, एक पुलिस वाले ने आरव की ओर देखते हुए जवाब दिया। आरव नीचे पड़ी लाश को बड़े ध्यान से देखते हुए उसे पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने इस इंसान को आज से पहले कभी नहीं देखा था। बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए आरव ने पुलिस वालों के सामने दूसरा सवाल रख दिया। किसी का नाम बताया इसने? किसके कहने पर इसने ये सब किया? कुछ नहीं बताया, कल रात तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन हमें अभी अचानक पता चला कि इसने जहर खा लिया। दूसरे पुलिस वाले ने आरव को जवाब दिया। आरव निराश होकर उसकी तरफ देखने लगा। इस वक्त दादाजी के कमरे में वसुंधरा और विकी दोनों लोग मौजूद थे और ये लोग दादाजी से आरव और रागिनी की शादी को लेकर बात कर रहे थे। विकी ने दादाजी की तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, वैसे दादू, ये बात हमारे मन में बड़े दिन से चल रही थी। आरव भाई साहब ने इस लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है और उसके बाप माँ, कुछ तो पता चलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, हमारे खानदान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बिना जाने समझे न जाने किस लड़की को आरव हमारे घर की बहू बना लिया। वसुंधरा ने भी विकी की कही बातों पर जोर देते हुए कहा, मुझे तो पता नहीं क्यों ये भी लगता है कि इस लड़की की ही वजह से हमारे आरव के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। क्यों विकी? हाँ, सही कहा छोटी माँ, अपने जय मरने भी लग रहे हो। विकी ने वसुंधरा की तरफ देखकर पलके झपकाते हुए कहा और फिर वो दादाजी के बेड के करीब जाकर उनसे बोला, मैं तो यूं कह रहा था, तो अभी ये राजगद्दी वाला कार्यक्रम करना ठीक ना है। पहले हमें इस लड़की के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। क्यों छोटी माँ, अगर कुछ गलत कहा हो मैंने तो बताओ। हाँ, गलत कहा तुमने। अभी वसुंधरा आगे बढ़कर कुछ बोलने जा ही रही थी कि वहां पर एक कड़क आवाज गूंज उठी। विकी और वसुंधरा ने पीछे मुड़कर हैरत भरी निगाहों से देखा तो वहां पर आरव खड़ा था।
आरव को अचानक से यहाँ देखकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। दादाजी, मैं रागिनी को अच्छे से जानता हूँ और मैंने खूब सोच समझ कर ही उससे शादी की है। आरव ने आगे बढ़कर दादाजी के ठीक सामने खड़े होकर कहा। दादाजी ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर आरव की बातों से सहमति जता दी। उसके माँ और बाप दोनों नहीं हैं इस दुनिया में, और मैं ये भी जानता हूँ कि रागिनी बहुत गरीब घर की है। इतना कहते हुए आरव दादाजी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। दादाजी, वो गरीब घर की है तो क्या वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती? बेटा, मुझे तुम्हारे फैसले पर और तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। दादाजी ने बड़े प्यार से आरव की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। ये देखकर विकी और वसुंधरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वसुंधरा ने बेहद गुस्से से भरी निगाहों से आरव की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, वो बहुत गरीब घर की है तो फिर आए दिन वकील से मिलने के लिए क्यों जाती रहती है? वसुंधरा के इस सवाल ने आरव को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। उसे कोई जवाब ही नहीं सूझा, लेकिन फिर उसने तुरंत ही वसुंधरा की ओर देखते हुए कहा, वो वकील के पास इसलिए जाती है क्योंकि वो उसके अंकल हैं, रागिनी के पिता के इकलौते दोस्त। रागिनी की फैमिली में सिर्फ वो ही अकेले हैं। आरव के इस जवाब ने विकी और वसुंधरा दोनों के मुंह बंद कर दिए थे। अब बस इस बारे में अब घर में कोई भी बात नहीं होगी। दादाजी ने विकी और वसुंधरा को घूरते हुए कहा, अब मैंने फैसला कर लिया है, परसों आरव का राज तिलक होगा और उसमें रागिनी ही आरव की पत्नी बनकर बैठेगी। दादाजी का फैसला सुनकर विकी और वसुंधरा एक दूसरे की ओर निराश होकर देखने लगे। इसके बाद आरव अपने रूम में आया और रागिनी के ऊपर विफरते हुए बोला, आज मुझे तुम्हारी वजह से दादाजी के आगे पहली बार झूठ बोलना पड़ा। रागिनी दंग होकर उसे देखने लगी। मेरी वजह से? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है ना। आज छोटी माँ ने दादाजी के सामने तुम्हारे उस वकील से मिलने वाली बात कह दी और मुझे इसके लिए झूठ बोलना पड़ा। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? रागिनी ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। और किसकी गलती है इसमें? अगर मुझे इसके बारे में सब कुछ पता होता तो क्या मैं दादाजी से झूठ बोलता? आरव ने रागिनी को आंख दिखाते हुए सवाल किया। अच्छा, तो आपको जानना है कि मैं उस वकील से मिलने के लिए क्यों जाती हूँ? रागिनी ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं आज आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। रागिनी ने जैसे ही ये शब्द कहे, आरव बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। अच्छा, तो आपको जानना है कि मैं उस वकील से मिलने के लिए क्यों जाती हूँ? रागिनी ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं आज आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। रागिनी ने जैसे ही ये शब्द कहे, आरव बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। रागिनी उसकी आंखों को देखते हुए आगे बोली, ठीक है, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। मैं मेरे बारे में पर्सनल सवाल ना करने वाली अपनी शर्त भी खुद ही तोड़ दूंगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है। रागिनी की बात सुनकर आरव भी अपनी भौहें टेढ़ी करता हुआ उससे पूछ बैठा। क्या सवाल? सवाल ये है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मुझे अपनी असली पत्नी बनाएंगे? रागिनी ने जैसे ही आरव के सामने ये बात रखी, उसके तो होश ही उड़ गए। बोलिए, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं भी अपनी जिंदगी के सारे राज आपके सामने खोलकर रख दूंगी। रागिनी के लफ्ज थोड़े सख्त हो चुके थे। बोलिए, मंजूर है आपको ये शर्त? करेंगे आप मुझसे असली शादी? रागिनी ने आरव की ओर बड़े ध्यान से देखते हुए सवाल किया। रागिनी के सवालों ने आरव को झकझोर कर रख दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं रह गया था। वरना अगर ये रिश्ता सिर्फ एक डील तक ही सीमित है तो फिर आपको भी सिर्फ और सिर्फ शादी का नाटक ही करना चाहिए। आप ही तो कहते हैं ना कि मुझे शादी का नाटक करने के पैसे मिले हैं, तो फिर आप मुझसे असली शादी होने की कीमत क्यों वसूल रहे हैं? आरव कुछ पल तक रागिनी को बड़े ध्यान से देखता रहा।
लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। रागिनी भी अब शांत हो चुकी थी। आधी रात बीत चुकी थी। कुछ ही पल में उन दोनों की आंख लग गई। अगले दिन सुबह के समय आरव के राज तिलक की रस्म शुरू होने वाली थी। पूरी मेवाड़ हवेली को फूलों से सजा दिया गया था। सुबह से ही यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ लोगों के बैठने के लिए बड़े बड़े टेंट लगे थे। इसके साथ ही सुबह से ही बैंड बाजों की आवाज कानों में ऐसी मिठास घोल रही थी जैसे किसी राजा का राज्याभिषेक होने जा रहा हो। आरव आज अपने पारंपरिक पहनावे में था। उसने हल्के सुनहरे रंग की शेरवानी पहन रखी थी और उसके साथ में गले में सफेद मोतियों का बड़ा सा हार पहन रखा था। वो चलकर अपने लिए बनाए हुए सिंहासन पर बैठ गया। आरव के ठीक बगल में बैठने के लिए रागिनी को भी किसी रानी की तरह तैयार किया गया था। आरव के वहां पर बैठने के बाद अब दादाजी भी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। उन्हें आरव के सर पर अपनी पगड़ी रखते हुए उसे अपना वारिस घोषित करना था। अभी दादाजी अपने कमरे से निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी विकी उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बेहद गंभीर नजरों से उनकी ओर देखते हुए बोला, मैंने आपसे जरूरी बात करनी है दादू। दादाजी ने अपना सिर हिलाकर पास में खड़े नौकरों को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और फिर जैसे ही वो लोग बाहर गए तुरंत ही दादाजी बोले, इस वक्त कौन सी जरूरी बात करनी है तुम्हें? दादू, क्या मैं थारा पोता ना हूँ? क्या हमारा इस घर और परिवार पर कोई हक नास है? जो कहना है साफ साफ कहो विकी, अभी ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। दादू, आरव भाई साहब बड़े हैं तो क्या इस परिवार की सारी चीजों पर उन्हीं का हक है? मैं आपका कुछ नहीं लगता? दादाजी विकी की सारी बात समझ गए थे। वो तुरंत बोले, देख बेटा, ये हमारे खानदान की परंपरा है। राज तिलक हमेशा बड़े बेटे का ही होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस घर और खानदान की प्रॉपर्टी पर तेरा हक नहीं। हक तेरा भी है, बस बड़े होने के नाते आरव को मालिक बनाया जा रहा है। ये कैसा हक हुआ दादू? मालिक तो भाई साई होंगे, लेकिन तुझे तो किसी ने कुछ भी करने और हक जताने से नहीं रोका ना। तू जहाँ चाहे जैसे चाहे रह सकता है, लेकिन आरव बड़ा है और अब वो इस घर का वारिस बनने जा रहा है, तो तुझे भी उसका और उसके फैसलों का सम्मान करना होगा। यही इस घर की रीत है। दादाजी ने विकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा और फिर वो तुरंत ही वहां से निकलकर चले गए। हाँ, अगर यही रीत है तो बहुत जल्द मैं इस घर की रीत बदल कर रख दूंगा। विकी दांत पीसते हुए मन ही मन बोला। बाहर राज तिलक का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। दादाजी ने पूरे घर और गांव वालों के सामने आरव के सिर पर अपनी पगड़ी रखते हुए उसे इस घर का नया वारिस घोषित कर दिया। इस दौरान पूरी हवेली में बेहद खुशी का माहौल था। चारों तरफ लोग खुशी से झूम रहे थे। वहां पर विकी और वसुंधरा भी मौजूद थे, लेकिन उन दोनों के ही चेहरों के रंग उड़े हुए थे। राज तिलक के कार्यक्रम के बाद भी विकी और वसुंधरा बेहद निराश होकर एक साथ बैठे हुए थे। तभी विकी अपने दांत पीसता हुआ वसुंधरा से बोला, चाहे कुछ भी हो जाओगे छोटी माँ, हमारे को चाहे जो करना पड़े, लेकिन ये पगड़ी मैं आरव के सिर पर ज्यादा देर तक नहीं रहने दूंगा। और क्या ही करेगा तू? इतना कुछ तो कर ही चुका है, वसुंधरा ने धीरे से कहा। तभी विकी रागिनी की तरफ देखते हुए बोला, आप बस देखते जाओ छोटी माँ, मैं आरव से उसका प्यार भी छीन लूंगा। विकी ने ये बात कही ही थी कि तभी वसुंधरा ने देखा कि उन दोनों के पीछे योगिता खड़ी हुई थी। एक बार के लिए तो वसुंधरा घबरा गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो तुरंत योगिता से बोली, क्यों योगिता, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता जब कोई तुम्हारा हक मार देता है? रागिनी, आरव को तुमसे छीन ले गई, तुम्हें ये बात नहीं अखरती? इस बार वसुंधरा ने योगिता के सामने सीधा सवाल रख दिया था। उसकी बातें सुनकर योगिता ने भी बेहद उदास मन से अपना सिर हिला दिया। विकी भी भौचक्का होकर उसकी ओर देखता रहा। उसे मानो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वसुंधरा और योगिता क्या बातें कर रहे हैं।
योगिता को यूं उदास देखकर वसुंधरा बड़े प्यार से अपना हाथ उसके सर पर फेरती हुई बोली, तो बस अब आंसू बहने का समय खत्म योगिता। मैं तुम्हारा हक यूं ही किसी और के हाथ नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें आरव से मिला कर रहूंगी। विकी को भी अब तक सारी बात समझ में आ चुकी थी। रात हो चुकी थी और आरव अपने कमरे के बेड पर चुपचाप लेटा हुआ था। रागिनी कमरे के दूसरे साइड में पड़े सोफे पर लेटी हुई थी। तभी आरव का फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन उठाकर देखा तो भरत अंकल की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव की तो उधर से भरत अंकल की आवाज आई, आरव बेटा, कैसे हो तुम? तबीयत कैसी है? मुझे रागिनी ने बताया था कि अब ठीक हो अंकल। वहाँ सब कैसा चल रहा है? हाँ बेटा, वो तुम्हारी एक्सीडेंट की न्यूज आने के बाद तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और अब सारे शेयर होल्डर्स तुम्हारे साथ एक मीटिंग रखना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम... मैं समझ गया अंकल। आप कल के लिए मीटिंग फिक्स कर दीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आरव ने बेहद सीरियस होते हुए जवाब दिया। वो फोन रखने ही वाला था कि तभी भरत अंकल बोले, एक बात और बेटा, वो अब सूरज बघेल फिर से ऑफिस वापस आ गया है। क्या? क्यों? उसे किसने आने दिया? आरव लगभग चिल्ला उठा, उसे खन्ना साहब ने अपना नया मैनेजर बना दिया है, इसलिए। ये सुनकर आरव का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो उठा। वसुंधरा, योगिता और विकी मिलकर चलने वाले हैं आखिर कौन सी नई चाल, और कैसे निपटेगा आरव सूरज बघेल से? जानने के लिए सुनते रहिए